अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर वेल। बेटे आज जो है हम औरल पैथोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम क्या है, डेवलपमेंटल डिस्टर्बेंस ऑफ ओरल रीजन। अब इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे, हम ओरल रीजन के जितने भी डेवलपमेंटल डिस्टर्बेंस है उसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, चैप्टर का नेम तो आपको समझ आ गया होगा। अब मैं आपको पढ़ाऊँगी इस तरह से, बहुत सिंपल वे में। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ना, एक में आपको मैं लीजेंस पढ़ाऊँगी, ठीक है, डिस्टर्बेंस पढ़ाऊँगी, और साथ साथ में पिक्चर भी दिखाऊँगी आपको, और साथ साथ उसके क्लिनिकल फीचर ये भी आपको पता होनी चाहिए। ओरल पैथो का जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये ओरल पैथो ही मैं आपको पढ़ा रही हूँ ना। तो ओरल पैथो में जो हम ये पढ़ते हैं, तो इसमें बेसिकली हमें क्या याद रखना होता है, हमें क्लिनिकल फीचर मोस्ट इम्पोर्टेंट हर डिस्टर्बेंस के पता होने चाहिए। ठीक है, सो ये बहुत इम्पोर्टेंट सीरीज़ होने वाली है आप सबके लिए। सो स्टार्ट करते हैं। सो बेटे, सबसे पहले जो हम डिस्टर्बेंस पढ़ेंगे, डेवलपमेंटल डिस्टर्बेंस, वो हम किसकी पढ़ेंगे, वो हम पढ़ेंगे टीथ की। ठीक है, टीथ की। अच्छा, तो सबसे पहले जो लीजेंस है, ये एक लीजेंस का कॉलम है, दूसरा फिगर का है, और फिर क्लिनिकल फीचर का। लीजन में हम सबसे पहले क्या पढ़ रहे हैं, टीथ में डिस्टर्बेंस इन साइज के बारे में हम पढ़ेंगे। अब साइज में आपको पता है कि माइक्रोडोंशिया होता है और मैक्रोडोंशिया होता है। व्हाट इज माइक्रोडोंशिया? माइक्रोडोंशिया आपने पहले भी पढ़ा होगा, ऐसा नहीं है कि आपको पता नहीं है इसके बारे में। ठीक है, माइक्रोडोंशिया, माइक्रो मीन स्मॉल, ठीक है, तो वन और मोर टीथ डेट आर स्मॉलर देन नॉर्मल। ठीक है, अब हमारी जो है, हमें पता होता है कि भाई सेंट्रल इंसाइजर और जो मैक्सिलर सेंट्रल इंसाइजर होते हैं बड़े होते हैं, और जो मैंडिबल सेंट्रल इंसाइजर होते हैं वो छोटे होते हैं। इस तरह से हमें पता होता है ना, नॉर्मल मॉर्फोलॉजी हमें टूथ की पता होती है। तो अगर नॉर्मल मॉर्फोलॉजी जो है उससे टूथ क्या हो, स्मॉलर हो, तो वो किस में आते हैं, वो माइक्रोडोंशिया में काउंट होते हैं, जिस तरह से आपको इस पिक्चर में दिखाई भी दे रहा है। ठीक है, आप देख रहे हैं कि जो मैक्सिलरी लेटरल इंसाइजर है वो क्या है, बिल्कुल छोटा सा नज़र आ रहा है, मतलब जो नॉर्मल उसका जो साइज़ है उससे बिल्कुल बहुत ज़्यादा मतलब छोटा है। ठीक है, तो ये माइक्रोडोंशिया में आता है। और यहाँ पे आपको एक लाइन भी मिलेगी कि इंडिविजुअल टीथ मोस्ट फ्रिक्वेंटली अफेक्टेड, जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली टीथ अफेक्टेड होते हैं ना, वो कौन से होते हैं, मैक्सिलरी लेटरल इंसाइजर, जिस तरह से आपको पिक्चर में भी नज़र आ रहा है, और साथ में मैक्सिलरी थर्ड मोलर भी होता है। ठीक है, तो इस तरह से मैं आपको इस तरह से पढ़ा रही हूँ कि बेटे, अगर वो आपसे पूछे ना कि अच्छा माइक्रोडोंशिया बताओ कौन से टीथ ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं, तो मैंने आपको पिक्चर के साथ बता दिया कि बेटे पिक्चर में जो दिया है वो मैक्सिलरी लेटरल इंसाइजर दिया है, और ज़्यादातर इफेक्ट यही होता है जिसे हम पैग लेटरल भी कहते हैं। ठीक है, और मैक्सिलरी थर्ड मोलर होता है। ठीक है, आप देखेंगे इंशाल्लाह भी थर्ड ईयर में आप जब पेशेंट की ओरल कैविटी को एग्जामिन करेंगे, ठीक है, सो उसमें फिर आप देखेंगे कि किसी किसी का थर्ड मोलर बहुत छोटा होगा, तो आप फ़ौरन कंडीशन को समझ जाएंगे कि दिस कंडीशन इज़ फ्रॉम माइक्रोडोंशिया। ठीक है, ये माइक्रोडोंशिया कंडीशन है। अच्छा, उसके बाद अब इसमें जो है ना, माइक्रोडोंशिया की फर्दर वो दी हुई है कि ट्रू जनरलाइज माइक्रोडोंशिया क्या होते हैं, ठीक है, रिलेटिव जनरलाइज माइक्रोडोंशिया क्या होते हैं। तो बेटे, ट्रू जनरलाइज माइक्रोडोंशिया वो होते हैं जिसमें क्या होता है कि तमाम टीथ, जितने भी ओरल कैविटी में टीथ है ना, वो तमाम स्मॉलर होते हैं नॉर्मल से। ठीक है, और ये बहुत ही अनकॉमन कंडीशन होती है। क्यों? क्योंकि ये आपको सिर्फ पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म के केस में नज़र आएगा। पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म का केस अगर आपके पास क्लिनिक में या हॉस्पिटल में आता है ना, तो उसमें आपको ना तमाम टीथ जो है वो छोटे मिलेंगे नॉर्मल से। तो आप समझ जाइएगा कि ये, और आपको नज़र भी आ रहा होगा, जाहिर सी बात है, पेशेंट को देख के अभी आप समझ जाएंगे, और जब टीथ को एग्जामिन करेंगे तो आप 100% श्योर हो जाएंगे कि ये पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म का पेशेंट है। ठीक है, इस वजह से इसकी टीथ तमाम क्या है, छोटे हैं। और ये, इसको हम क्या कहते हैं, ट्रू जनरलाइज माइक्रोडोंशिया, मतलब ट्रू है, ठीक है, और जनरलाइज है क्योंकि तमाम ही छोटे हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, रिलेटिव जनरलाइज। अब रिलेटिव का नाम से ही आपको समझ आ रहा है कि रिलेटिवली बात की जा रही है। ठीक है, रिलेटिवली किस तरह से, जैसे अगर मैंडिबल और मैक्सिला बहुत ज़्यादा क्या हो जाए, मैंडिबल और मैक्सिला बड़े होते हैं नॉर्मल साइज से। ठीक है, जब मैंडिबल और मैक्सिला बड़े होंगे तो खुद सोचिए जो नॉर्मल टीथ होंगे वो आपको कैसे नज़र आएंगे, छोटे। फॉर एग्जाम्पल, ये आपका मैक्सिला है, नॉर्मल साइज़ ये है, ठीक है इसका, लेकिन रिलेटिव जनरल माइक्रोडोंशिया में क्या होता है कि जो मैक्सिलम मैंडिबल का साइज होता है वो बड़ा हो जाता है। ठीक है, इतना हो गया है, इतने से। अब उसमें टीथ जो थे, जो नॉर्मल थे, वो तो नॉर्मल ही है, लेकिन रिलेटिव टू साइज ऑफ मैक्सिला ये टीथ आपको क्या नजर आ रहे होंगे, छोटे नजर आ रहे होंगे। इसी वजह से हम इसे कहते हैं कि रिलेटिव जनरल माइक्रोडोंशिया।
ठीक है, कि ये रिलेटिवली बात की जा रही है। सो आई होप कि आप समझ रहे हैं जो मैं कहना चाह रही हूँ, ठीक है। और ये आप रिलेटिव जनरल माइक्रोडोनेशिया भी बता दिया, ट्रू जनरल माइक्रोडोनेशिया भी बता दिया, ठीक है। और सबसे पहले तो आपको माइक्रोडोनेशिया की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि ट्रू जनरल माइक्रोडोनेशिया क्या होता है, उसकी एग्जांपल क्या है, क्या बताई थी मैंने। रिलेटिव जनरल माइक्रोडोनेशिया में मैंने क्या बताया था कि मैंडिबल मैक्सिलर का साइज बड़ा हो जाता है, ठीक है। और ज़्यादातर जो तीत अफेक्टेड होते हैं मैंने बता दी कि मैक्सिलरी लैटरल इंसाइजर होते हैं और मैक्सिलरी थर्ड मोलर होते हैं। अच्छा, ये जो मैं आपको लेक्चर डिलीवर कर रही हूँ ना, जैसे ही चैप्टर एंड होगा ना, ये फर्स्ट चैप्टर, आपका टेस्ट होगा, ठीक है। टेस्ट ऐसा होगा कि हम ऐसे करेंगे कि लाइव करेंगे और मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, अपने कमेंट में आंसर करना होगा। और मेरे पास एक बुक है जिसमें हम उस एमसीक्यूज को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी हेल्पफुल हो सकता है ये सेशन। सो नेक्स्ट चलते हैं मैक्रोडोनेशिया। मैक्रोडोनेशिया के नेम से ही आपको जाहिर लग रहा है कि मैक्रो मीन लार्ज, तो वन और मोर टीथ, अगर एक या एक से ज़्यादा टीथ क्या होंगे, लार्जर देन नॉर्मल, ठीक है। इसमें बस ये याद रखना है, मतलब पूरी डेफिनेशन सेम है, लेकिन माइक्रोडोनेशिया में स्मॉलर देन नॉर्मल है और यहाँ पे लार्जर देन, मेन जो की पॉइंट है वो आपने याद रखना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद सेम जिस तरह से आपने ऊपर ट्रू जनरलाइज माइक्रोडोनेशिया पढ़ा था, इस तरह से जनरलाइज मैक्रोडोनेशिया में क्या होता है, ट्रू जनरलाइज माइक्रोडोनेशिया में आपने क्या पढ़ा कि तमाम टीथ स्मॉलर है नॉर्मल से, तो वो ट्रू जनरलाइज। इस तरह से ट्रू जनरलाइज मैक्रोडोनेशिया में क्या होगा कि तमाम टीथ लार्जर है नॉर्मल से, और उसकी एग्जाम्पल में क्या आ जाता है, पिट्यूटरी जाइगेंटिज्म, ठीक है। ये कंडीशन है डॉर्फिज्म की बिल्कुल अपोजिट कंडीशन है, जिसमें क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा पेशेंट जो है वो लंबा सा आपको नज़र आएगा, ठीक है। तो उसके तीर भी क्या होते हैं, लार्जर होते हैं नॉर्मल से। एक तो आपको पेशेंट की कंडीशन से ही समझ आ जाएगी, लेकिन जब आप उसके ओरल कैविटी एग्जामिन करेंगे तो आपको पहले से ही पता होगा, इसके देखेंगे तो लार्जर ही होंगे, ठीक है। तो वो ट्रू जनरलाइज मैक्रोडोनेशिया की कंडीशन में आ जाएगा। अच्छा, रिलेटिव सेम जिस तरह से आपने ऊपर पढ़ा था, रिलेटिव जनरल माइक्रोडोनेशिया में क्या पढ़ा था कि मैक्सिलरी मैंडिबल का साइज बड़ा होता है, ठीक है। जिस तरह से जो नॉर्मल टूथ होते हैं, साइज ऑफ नॉर्मल टूथ होता है वो छोटा दिखता है, जिस तरह से हम इसे रिलेटिव जनरल माइक्रोडोनेशिया में डाल दें। इस तरह से रिलेटिव जनरल मैक्रोडोनेशिया में भी यही होता है, बस इसका उलट कर लो। यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैंडिबल और मैक्सिलरी का जो साइज़ होगा वो छोटा हो जाता है। जब वो छोटा होगा तो उसके अंदर जो नॉर्मल साइज़ के तीत होंगे ना, वो आपको बड़े नज़र आ रहे होंगे, क्योंकि आप रिलेटिव टू दी साइज ऑफ मैक्सिलरी और मैंडिबल देख रहे होंगे। तो वो किस में आ जाएगा, किस कैटेगरी में आ जाएगा, रिलेटिव जनरल मैक्रोडोनेशिया में आ जाएगा, क्योंकि आपको क्या हो रहा है, आपको जो नॉर्मल तीत है वो बड़े नज़र आ रहे हैं रिलेटिव टू दी साइज ऑफ मैक्सिलरी और मैंडिबल, ठीक है। इस तरह से इसमें एक थर्ड कैटेगरी भी है, राइजोमेगैली या रेडिकुलोमेगैली कह लो। ये एक अनकॉमन टाइप है मैक्रोडोनेशिया की, और इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो रूट्स ऑफ टूथ होती है ना, वो कंसिडरेबली लार्जर हो जाती है नॉर्मल से। इसमें ना रूट्स ऑफ टूथ की हम बात करते हैं कि वो लार्जर हो जाती है नॉर्मल से, ठीक है। तो राइजोमेगैली और ये रेडिकुलोमेगैली क्योंकि लार्जर का केस है, तो इस वजह से ये मैक्रोडोनेशिया में काउंट होता है। तो आई होप कि आपको समझ आ गया माइक्रोडोनेशिया, मैक्रोडोनेशिया। सो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा नंबर के लिहाज से है। पहले हमने साइज़ के लिहाज से पढ़ा, अब हम किसके लिहाज से पढ़ रहे हैं, नंबर के लिहाज से। ये हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि मैं इसको प्रोसेस करूँ आगे या नहीं। आई होप कि आपको पसंद आएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में याद रखिएगा।